Jai Hind and welcome to 6th lecture in the environmental series of 30 days CAPF crash course. The tough gets going when the going gets tough. देखिए अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि बहुत ही टफ टाइम है, बहुत अच्छे अच्छे लोग अभी प्रेशर में होंगे क्योंकि टाइम कम है. तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम व्हेन यू कम टू नो योर ट्रू पोटेंशियल. व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग. सो अवेकन द टफनेस इन योर सेल्फ. और इसी एटीट्यूड के साथ हम लेक्चर की तरफ प्रोसीड करते हैं. देखिए इस लेक्चर में दो और एक लेक्चर होंगे इन्वायरमेंट में. 6 लेक्चर में हम कवर करेंगे बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, एक्वाटिक इकोसिस्टम, यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कोरल रीफ. देखिए ये कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होगा तो थोड़ा पेशेंटली सुनेंगे, समझेंगे. सो लेट अस प्रोसीड. सबसे पहला टॉपिक है हमारा बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन. देखिए बायो एक्यूमुलेशन जो है वो बात करता है पोल्यूटेंट का एंट्री फूड चेन में विद इन अ ट्रॉफिक लेवल, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस in organism's body due to absorption from food and environment both. That is the bioaccumulation. अगर अगर जो अगर ये सेम चीज़ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है एंड दैट विद इन अ ट्रॉफिक लेवल एंड दैट इज़ हैपनिंग ओनली थ्रू द एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वाटर, देन दैट इज़ कॉल्ड द बायो कॉन्सेंट्रेशन. ये मेजर डिफरेंस है बायो एक्यूमुलेशन में और बायो कॉन्सेंट्रेशन में. बायो एक्यूमुलेशन में फूड एंड एनवायरनमेंट दोनों से होता है, एब्जॉर्प्शन से. बायो कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ वाटर से होता है. एक और पॉइंट आप याद रखेंगे बायो कॉन्सेंट्रेशन में कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज़ ग्रेटर दैन एट विच द सब्सटेंस इज लॉस्ट. नेक्स्ट हमारा बायो मैग्निफिकेशन. देखिए बायो मैग्निफिकेशन में पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है दैट इज मैग्नीफाइंग व्हेन दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर. देखिए इस डायग्राम में आप अच्छे से समझेंगे बायो मैग्निफिकेशन का कि जैसे जैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैग्नीफाई हो रहा है. दिस इज़ द बायो मैग्निफिकेशन. एक्यूमुलेशन में विद टाइम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है. देखिए 4 कंडीशन जो बायो मैग्निफिकेशन में आपको याद रखना है कि पोल्यूटेंट मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड, स्टेबल एंड मोबाइल, सोल्यूबल इन फैट्स एंड बायोलॉजिकली एक्टिव. नेक्स्ट हम मूव करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन. देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब है डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन ऑन इकोलॉजिकल टाइम स्केल. दैट वो सक्सेशन तब तक होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू दी स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी. ये पूरे टाइम स्केल को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. देखिए स्टेजेस आप याद रखेंगे. सबसे पहला है पॉइनर कम्युनिटी, फिर उसके बाद है सेवरल स्टेजेस बिटवीन दी पॉइनर एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड दी सेरल स्टेज. और लास्ट इज द फाइनल स्टेज दैट इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी. देखिए पॉइनर कम्युनिटी जो है वो फर्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है which establish their community in an area and it is called the pioneer community. देखिए ये जो कम्युनिटी है ये बैरन लैंड पे इस्टेब्लिशमेंट नहीं था, वहाँ पे ये सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उन्हें पाइनर कम्युनिटी बोलते हैं. एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकन, मॉस एंड माइक्रोब्स. देखिए सेरल स्टेज है, इट इज़ द वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कम्युनिटी दैट इज कॉल्ड द सेरल स्टेज. सेशन स्टेज में हर्ब्स एंड सर्ब्स का ग्रोथ होता है एंड आफ्टर वेदरिंग इंक्रीज इन मॉइस्चर एंड सॉइल. देखिए नेक्स्ट हमारा सक्सेशन में क्लाइमेक्स कम्युनिटी. दिस इज द फाइनल स्टेज एंड विच लीड्स टू द स्टेबल कम्युनिटी. टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. सबसे पहला है प्राइमरी सक्सेशन. सी प्राइमरी सक्सेशन मीन्स इट इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी ऑन लाइफलेस ग्राउंड. देखिए बायोटिक कंपोनेंट हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था कि इट टॉक्स अबाउट द लिविंग फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम. तो gradual establishment of biotic communities on lifeless ground is primary succession. Next is secondary succession. It is the establishment of biotic communities in already present some type of biotic community. That is the secondary succession. You can understand this, that establishment of biotic community in already present primary succession area, that is the secondary succession. Next is autogenic succession. और आप समझेंगे कि सक्सेशन जो है दैट इज़ ब्रॉड बाय लिविंग इनहैबिटेंट ऑफ दैट कम्युनिटी इटसेल्फ. नेक्स्ट हमारा ऑलोजेनिक सक्सेशन. देखिए ऑलोजेनिक सक्सेशन जो है सक्सेशन इज़ ब्रॉड आउट बाय द आउटसाइड फोर्सेस. आउटसाइड फोर्सेस में जैसे कि विंड हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वेदरिंग हो गया. ओके. नेक्स्ट हमारा ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन. देखिए ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन का मतलब है सक्सेशन इन विच green plant are much greater in quantity, that is called autotrophic succession. Next is heterotrophic succession. Succession in which heterotropics are much greater in number in a ecological succession time scale, that is known as heterotrophic succession.
देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो आपको याद रखना है वो आप स्टेजेस याद रखेंगे और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे कि पायनर कम्युनिटी में लाइकन मॉस माइक्रोब्स, क्लाइमैक्स कम्युनिटी में फॉरेस्ट, सेरल स्टेजेस में हर्ब्स एंड श्रब्स। बस एग्जाम व्यू पॉइंट से अब इतना ही ध्यान रखेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, कौन से स्टेजेस में कौन से एग्जाम्पल्स हैं, और ये टाइप्स ऑफ सक्सेशंस आप ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट मूव करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम को सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, इसमें सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन जो है वो 5 ppt है। इसका एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स। मरीन इकोसिस्टम, इसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 35 ppt है। एग्जाम्पल आप यहाँ ध्यान रखेंगे, ओशंस हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम, इसमें जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 5 to 35 ppt होता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पे पॉइंट से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो क्लासिफिकेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का, ये जोन ऑफ अकरेंस एंड देयर एबिलिटी टू क्रॉस दिस जोन्स के बेसिस पे किया गया है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का। जो पहला है न्यूस्टन्स। देखिए न्यूस्टन्स वो होते हैं जो रेस्ट या स्विम करते हैं सरफेस पे। इसका एग्जांपल्स हैं वाटर स्ट्राइडर्स। देखिए आगे डायग्राम है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। हम डायग्राम में देखते हैं कि सरफेस पे दे आर द न्यूस्टन्स। नेक्स्ट हमारा पेरीफाइटन, दे आर द अटैच्ड और क्लिंगिंग टू प्लांट्स और एनी अदर सरफेस एरिया, दैट इज द एल्गे। देखिए अब डायग्राम में समझिए, दिस इज द पेरीफाइटन दैट इज अटैच्ड टू अदर प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट हमारा है प्लैंक्टन। प्लैंक्टन दे फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ द वाटर। एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन लाइक एल्गे एंड जू प्लैंक्टन लाइक रोटिफर्स। देखिए आप एक डायग्राम में अच्छे से समझिए, जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन दे आर फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ plankton organism. Next is nekton. Nekton are those that swim on the surface. Example is fish. See here. Next is benthos. Benthos are the bottom sediments. Example is seagrass. See here. Benthos are the bottom sediments. Example is seagrass. Next हम move करते हैं factors that limiting the productivity of aquatic life. कौन कौन से फैक्टर हैं? सनलाइट है, ऑक्सीजन है, ट्रांसपेरेंसी एंड टेम्परेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फोटिक जोन एंड ए फोटिक जोन। सी लेयर्स जहाँ तक सनलाइट पहुँचते हैं, पेनिट्रेट करते हैं और फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज द फोटिक जोन। नेक्स्ट इज ए फोटिक जोन, लेयर जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेशन जो है वो काफ़ी कम होता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बट ऑब्वियसली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, दैट इज ए फोटिक जोन। ऑब्वियसली रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज वाई मरीन ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सर्वाइव। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूट्रोफिकेशन। देखिए यूट्रोफिकेशन आप समझिए, इट इज़ द आर्टिफिशियल or natural substance addition to an ecosystem and that cause the excess growth of green algae on the surface due to enrichment of addition of nutrients. इसका आप लाइव एग्जांपल देख सकते हैं अपने लाइफ में। आप अगर कहीं टहलने जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो आप देखेंगे तालाब के ऊपर ग्रीन का लेयर होता है, दैट इज़ द यूट्रोफिकेशन। देखिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होता है, दैट रिजल्ट्स ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। देखिए सबसे पहले ब्लूम होता है, दैट इज़ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑफ एल्गे ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट। अब जब एल्गल ब्लूम हुआ है तो ऑब्वियसली लाइट पेनिट्रेशन विल रिड्यूस, एंड लाइट पेनिट्रेशन अगर रिड्यूस होगा तो ऑक्सीजन विल डिप्लीट, एंड ड्यू टू दैट विल ऑल्टर द लाइफ ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म, एंड दैट विल ऑल्टर द लाइफ ऑफ मरीन ऑर्गेनिज्म। और एक न्यू एनारोबिक कंडीशंस में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम will produce toxins come up into these conditions and that will degrade the aquatic ecosystem. Next is effects. देखिए effects आप PDF में पढ़ लेंगे, nothing much to explain here. You can access these PDF from my Telegram channel. Link is given in the description. हम next move करते हैं biological oxygen demand and chemical oxygen demand. देखिए टॉपिक में मूव करने से पहले एक फैक्ट आपको याद रखना है, वाटर दैट हैविंग डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बिलो 4 mg पर लीटर इज कंसिडर्ड टू बी हाईली पोल्यूटेड। नेक्स्ट इज BOD एंड COD। देखिए आप इसको अच्छे से समझेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए डेफिनेशन जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का है, ये मेज़र करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कितने ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं टू डिकम्पोज
organic matter. This is the biological oxygen demand. Next is chemical oxygen demand. Chemical oxygen demand जो है ये requirement of dissolved oxygen को के बारे में बताता है, that is required for the oxidation of organic and inorganic constituents for its decomposition. इसमें आप एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि BOD जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर के लिए है एंड COD जो है वो दोनों ही ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों के लिए है. इसमें आप ये याद रखेंगे BOD में कि ये बात करता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है डिकम्पोज करने के लिए, और CO2 जो है ये बात करता है कितने डिजॉल्व ऑक्सीजन की ज़रूरत है ऑक्सीडेशन के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स का दोनों का. देखिए इसमें ब्रेकडाउन की बात करें ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तो इट इज़ डन बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है. और COD में इट इज़ डन बाय द केमिकल रिएजेंट, इसलिए इसको हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं. कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पॉल्यूटेंट जो है इट डज नॉट हैपन इन BOD व्हाइल इट हैपन्स इन द COD. मैंने आपको बता दिया BOD में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है एंड COD में दोनों ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का ब्रेकडाउन होता है. टाइम जो है फ्यू डे लगते हैं BOD में, COD में टेक्स ओनली फ्यू आवर्स. वैल्यू आप याद रखेंगे BOD इज हैविंग लोअर वैल्यू दैन COD. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कोरल रीफ की तरफ. देखिए कोरल रीफ जो है इट इज़ द मॉर्फोलॉजिकल क्रिएचर्स विथ हैविंग ऑर्गेनिक केमिकल स्ट्रक्चर. सी कोरल रीफ अगर आप कभी स्कूबा डाइविंग के लिए जाएंगे तो यू विल एक्सपीरियंस हेवन क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल वंडर होते हैं having most diverse and most productive ecosystem in the world. इस UPSC का फेवरेट टॉपिक रहा है क्योंकि चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर एंड ड्यू टू सम एंथ्रोपोजेनिक रीजंस कोरल ब्लीचिंग इज हैपनिंग. देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या होता है भैया आगे लेक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा. तो UPSC का फेवरेट टॉपिक है, आप इसको ध्यान रखेंगे. पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कोरल रीफ से रिलेटेड इज जूज़ैंथेलेट. दैट इज द म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप दैट कोरल्स एनिमल have with blue-green algae and that relationship is known as and that mutualistic relationship is known as zooxanthellate. ये क्या है? देखिए कोरल जो है वो चूँकि ये कैल्शियम स्ट्रक्चर से होता है तो दे प्रोवाइड द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर blue-green algae and in return algae produces oxygen and help the corals to remove waste. This is the symbiotic relationship that you need to remember, very important for the exam. देखिए next है ideal conditions for the growth of corals. This is the very important topic from exam viewpoint. You need to remember that temperature 25 to 30 degree is for favorable for corals and they are limited to tropical belt. You need to remember that less than 18 degree or more than 33 degree corals tends to die. Salinity, yes, they need saline water, need shallow water less than 60-65 meter, need submarine platform, yes, they need sediment free clear water for the survival, and water which is disturbed by the currents and waves is beneficial and it ensures supply of oxygen. नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीफ. देखिए 4 तरीके के रीफ हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल रीफ एंड पैच रीफ. यू कैन ऑल्सो सी द फिगर एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर बेटर. सी फ्रिंजिंग रीफ जो है इट ग्रोज आउट फ्रॉम द लैंड एंड इज कनेक्टेड टू इट. बैरियर रीफ जो है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड बाय अ लगून. एटॉल रीफ जो है आप इसका याद रखेंगे इट इज सर्कुलर इन शेप एंड पैच रीफ इज़ द आइसोलेटेड आउटक्रॉपिंग. ये चीज़ देखिए ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वर्ड, ये कीवर्ड्स हैं, आप इसी से ध्यान रखेंगे कि UPSC क्वेश्चन अगर देता है तो किस रीफ के बारे में पूछ रहा है. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कॉजेज़ ऑफ कोरल ब्लीचिंग. देखिए सबसे पहले कोरल ब्लीचिंग क्या होता है आपको समझने की ज़रूरत है. आपको बताया कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है ब्लू ग्रीन एल्गे के साथ ड्यू टू सम अल्टरेशन इन द एनवायरनमेंट टेम्परेचर और ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज इंक्रीज इन टेम्परेचर और एनी अदर रीजंस, what happens is the blue green algae die, and since blue green algae they were the providers of the food for corals, so what happens is the colorful corals turns white and due to over stress that starts turning into white, and that phenomenon is known as coral bleaching. हम causes की तरफ देखते हैं. पहला cause है increase in the ocean temperature, second is run of water and polluted water, third is over exposure to sunlight. देखिए ओवर एक्सपोजर सनलाइट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है.
पॉल्यूटेड वाटर से ऑब्वियसली हमने देखा था कि फेवरेबल कंडीशंस उनका क्लीन वाटर है, तो पॉल्यूटेड जब वाटर पॉल्यूट होता है तो दे कम अंडर स्ट्रेस. एन एक्सट्रीम लो टाइड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉजेज कोरल gets to exposed to air and bleach. That's all for this lecture. There will be 2 more lectures in the environment series. देखिए हमने स्टार्टिंग में बात की थी कोटेशन की, द टफ गेट गोइंग. तो I know the time is very less and you are under pressure now, so explore the toughness inside your brain, your mind, and say that yes, you are tough, and the time is tough now, so you'll be get going yourself, and this will decide your success in the exam. This is Himanshu, CAPF 2019, All India Rank 163. Thank you.